दीपांकर जी, आप यहाँ मौजूद हैं आज पटना में। मंत्रिमंडल की विस्तार होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? क्या माले इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होगी? नहीं, हमने तो कह दिया है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने का हमारा इरादा नहीं है। हम समझते हैं कि हमारी आज के दौर में अभी जो भूमिका हम बेहतर निभा सकते हैं वो है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार को एक प्रयोगशाला बना रही थी और अभी भी बनाना चाहती है, बिहार में भी यूपी तर्ज पर बुलडोजर राज थोपने के लिए, और बिहार से ताकत लेकर के पूरे देश पर एक वन पार्टी सिस्टम थोपने, ताकि जहां नड्डा जी को देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पटना आकर के कितना अहंकार होने पर कोई कह सकते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचेगी, भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्रीय दलों का समय समाप्त। जबकि इतने दिन तक आप नीतीश जी को सहयोग साथ में ले करके उनके कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे थे। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो सत्ता का अहंकार है, जो खुराफत है, जो सांप्रदायिक नफरत, विभाजन, झूठ, अफवाहों की जो राजनीति है, इस मुहिम को हर संभव तरीके से रोकना सबसे पहली प्राथमिकता है। सरकार की इसकी एक भूमिका होगी, सरकार अपना काम करे, हम मदद करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि सरकार के बाहर समाज के धरातल पर पूरे राजनीति में ये जो भूमिका निभानी चाहिए। डायरेक्ट कंक्लूजन को छोड़कर आप इनडायरेक्ट वे में क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये हमारे लिए डायरेक्ट का बिल्कुल हिस्सा है। अगर आपको लग रहा है कि अगर बिहार में आज जो सरकार बदली तो ये क्या विपक्ष में रह करके हम लोग जो भूमिका निभाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक तरह से ज़बरदस्त भंडाफोड़ अभियान चला, उनकी हर गलत नीति का जमकर विरोध किया गया, हर दमन अत्याचार का डट कर मुकाबला किया गया, उसी से तो आज ये माहौल बना जहां नीतीश जी ये कदम उठा पाए कि हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके महागठबंधन को साथ। माले के विधायक लगातार शिक्षकों पर सवाल उठाते गए, माले के विधायक लगातार बीटीएससी जेईई पर सवाल उठाते गए। उस वक्त अगर देखा जाए तो जदयू के ही मंत्री वहाँ पर बैठे थे। क्या जदयू के मंत्री जब बैठे हैं उसके बावजूद भी माले ने सवाल उठाया, क्या अब भी वैसे ही चलेगा, या अब लगता है कि माले विधायक अब आवाज़ उठाएगा तो जदयू मान जाएगी? नहीं, कौन कोई मान जाएंगे नहीं मान जाएंगे हम नहीं जानते, इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि डायरेक्ट टू वे। नहीं, डायरेक्ट हम वही कह रहे हैं कि हमारा तो आप डायरेक्ट की बात आप क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम तो अगर तय करते कि मंत्रिसभा में जाएंगे, हो सकता है कोई एक मंत्रालय मिलता, क्या कोई हो सकता है 2 मंत्रालय मिलता, क्या माले की भूमिका 2 मंत्रालय तक सीमित हो जाएगी? वहाँ तक नहीं, कम से कम नहीं। हमें लगता है कि हमें तो जो हमसे लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार ठीक से काम करे, डिलीवरी ठीक से हो, जनता को अपना हक मिले, उस समग्रता में माले की भूमिका होगी। इसीलिए हम तो कहीं चुप रहने वाली पार्टी तो हमारी नहीं है। औपचारिक तरीका से ये भी बोला जा सकता है कि आप विपक्ष का हिस्सा बने रहिएगा? नहीं, हमें लगता है कि हम देखिए पक्ष विपक्ष की बात कम करते हैं, हम करें जनता का पक्ष है, हम जनता का पक्ष है, और अगर कभी सत्ता और जनता में ही टकराव हो जाए तो हम तो हमेशा जनता के साथ रहेंगे, हमेशा जनता के साथ रहेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, देश में तिरंगा अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान, उसमें अगर जिस घर में तिरंगा नहीं रहेगा उस घर को हम अलग निगाहों से देखेंगे, शक की निगाहों से देखेंगे। ये पूरी कहानी को क्यों बोला जा रहा है? देखिए, ये जो पूरा तिरंगा, ये तो बड़े दिलचस्प बात है कि जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, आरएसएस ने खुलकर तिरंगा का विरोध किया था, संविधान का भी विरोध किया था, बाकायदा अपने ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल लिख करके तिरंगा का विरोध किया था कि कहा कि 3 अशुभ संख्या है और ये तिरंगा कभी भी शुभ नहीं होगा देश के लिए, और ये हिंदू जो है अपना भगवा ध्वज छोड़ करके और किसी झंडे का सम्मान कर ही नहीं सकते। और इसलिए आपको याद है कि गांधी हत्या के बाद जब आरएसएस पर पाबंदी लगी, बाद में सरदार पटेल ने उसको विड्रॉ किया, उस समय आरएसएस को लिख के देना पड़ा कि हम तिरंगा का सम्मान करेंगे, हम संविधान का पालन करेंगे, सम्मान करेंगे। ये उनको लिख के देना पड़ा क्योंकि उनका रूप दूसरा था। बावजूद इसके मेरे ख्याल से सन 2002 तक कभी इन्होंने अपना तिरंगा का सम्मान नहीं किया, और आज भी आरएसएस के लोग तिरंगा का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। आज जो कर रहे हैं तिरंगा को लेकर के, उनको लग रहा है कि देखिए कारोबार चल रहा है। हमने तो इसीलिए प्रधान राष्ट्रपति के पास भी लिखा कि फ्लैग कोड को आपने बदल दिया, कि पॉलिएस्टर का तिरंगा बनेगा, तिरंगा का कारोबार होगा। कोई अंबानी जी तो सबसे बड़े पॉलिएस्टर के कारोबारी हैं, तो तिरंगा का कारोबार करके लोग मुनाफा कमाएंगे। हरियाणा में हमने देखा कि राशन डीलर कह रहा है कि 20 रुपये आपको तिरंगा खरीदना पड़ेगा, 20 रुपये तिरंगा नहीं खरीदोगे तो हमारा राशन पर हम रोक लगा देंगे। जो आपने कहा अब उत्तराखंड में वो कह रहे हैं कि जिस घर में तिरंगा नहीं होगा कि हम शक की निगाह से देखेंगे। तो कुल मिलाकर के वो तिरंगा के बहाने लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, तिरंगा का फर्जी चैंपियन बनना चाहते हैं, और इसीलिए हमने कहा है कि तिरंगा को लेकर राजनीति ना करें। तिरंगा का अपना इतिहास रहा है,
वो इतिहास था कि देश में स्वदेशी के लिए जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के हैंडलूम को ख़त्म करके उन्होंने वहाँ अपना जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको चमकाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, और उस समय हिंदुस्तान ने स्वदेशी के ज़रिए अपने सेल्फ रिलायंस का काम किया और तिरंगा उसका प्रतीक था। तो उसको अगर आप आज कह रहे हैं कि मशीन से तिरंगा बने, पॉलिएस्टर का तिरंगा बने, कल होगा कि बाहर से तिरंगा इंपोर्ट होकर के आए, तो ऐसा ना करें। तिरंगा को लेके कारोबार ना हो, तिरंगा को लेके राजनीति ना हो। तिरंगा देश में झंडा हमारा प्यारा है, देश प्यारा है, और इस प्यार के लिए कोई लोगों से मांगा नहीं जाता है कि आपको साबित करना पड़ेगा। शक की निगाह से देखेंगे, ये तो बांटने की बात हो रही है। इसलिए हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद तिरंगा को लेकर के कल तक तिरंगा के विरोध में थी, आरएसएस जो कल तक तिरंगा के विरोध में था, वो अपने इसको छुपाने के लिए आज तिरंगा के फर्जी चैंपियन बन करके लोगों को परेशान प्रताड़ित करना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि तिरंगा देश का प्रतीक है, लोगों के राष्ट्रीय भावना, आज़ादी का इतिहास उसका प्रतीक है। प्रतीक को सम्मान के साथ और लोगों की भावना के साथ जोड़ करके देखा जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीपंकर भट्टाचार्य थे। उनका साफ कहना है कि जिस प्रकार यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें CPIML का माले हिस्सा नहीं होगी, अर्थात माले मंत्रिमंडल अभी नहीं चाहती है, क्योंकि लगातार माले का काम है जनता के साथ रहकर आवाज़ उठाना। अगर कहीं सत्ता पक्ष जवाबदेही में ज़्यादा कुछ कर देगी तो उस पर विचार करना होगा। धन्यवाद।